अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और कल उमर अयूब साहब ने जो है इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद अब शेर अफजल साहब ये डिमांड कर रहे हैं कि शिबली फराज साहब भी रिज़ाइन करें और कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि पार्टी के अंदर कुछ पार्टीज़ बन रही हैं। सो लेट्स सी ये मामला कहाँ तक जाता है। और उसके साथ दूसरी जो अहम खबर है वो नाजरीन ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और उसके साथ साथ सेनेटर फैसल वाडा साहब की जो है वो माफ़ी कबूल कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में उनकी माफ़ी जो कबूल की है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि एज एन लीगल एस्पेक्ट हम इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की जब बात आती है, जब पॉलिटिकल लीडर्स की बात आती है और जब तौहीन अदालत की बात आती है, तो किसी केसेस में हम देख रहे होते हैं सज़ा मिल रही होती है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि माफ़ी कबूल हो जाती है। सो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसका क्या एक पैरामीटर हो सकता है। इन तमाम मामला से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप लीगल मैटर्स भी बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन कर लेते हैं। हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक पार्टी बन चुकी है। ज़रा के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि 21 मेंबरान की अलग से एक अंदर पार्टी बन चुकी है। कल उमर अयूब साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा भी दिया है। व्हाट डू यू थिंक, ये मामला कहाँ तक जा सकते हैं? पार्टी के अंदर पार्टी बनना कितना खतरनाक हो सकता है? देखें, जहाँ तक बात पीटीआई की है, पीटीआई के अंदर कोई पार्टी नहीं बन रही, ग्रुप बन रहा है। अच्छा। पार्टी के अंदर पार्टी नहीं बनती, पार्टी हमेशा जो है वो अलग बनती है। ठीक है। ये जो है ये ग्रुप स्टैंड कर रहा है। बेसिकली जब से पीटीआई ने गवर्नमेंट टेक ओवर की थी पीछे, तो उसके बाद से आप देखेंगे तो इसका वर्कर जो है ना वो बुरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया। जैसे इमरान खान साहब ने 2018 में गवर्नमेंट संभाली, तो पैराशूटर्स को जो है ना वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया। इर्द गिर्द से जो नए लोग आए थे, जो जिनकी कोई पार्टी से वाबस्तगी नहीं थी, जिन्हें कहते हैं सियासी आज़ाद थे या सियासी तौर पे जो लौटे थे, वो जहांगीर तरीन साहब ने जहाज़ भर भर के उनके पास लाए और उनको शमूलियत करा दी। उसके बाद जब कैबिनेट बनी तो उसमें भी ऐसा देखा गया। तो जो वर्कर था, जो खान साहब के साथ 22 साल से लड़ रहा था, खड़ा था, उसको बुरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये पीटीआई ने जिस दिन से पहला स्टेप लिया था, उसी दिन से पीटीआई ने वर्कर के साथ ज्यादती हुई थी। खैर, खान साहब का एक हर पार्टी में देखते हैं वैसे हो रहा होता है। लेकिन चूंकि खान साहब को तो नारा ये नहीं था ना, खान साहब का नारा ये था कि हम किसी भी ऐसे बंदे को नहीं लेंगे जो करप्ट होगा, जो फिर आपने देखा कि सारा कुछ उसमें चलता रहा। वक्त के साथ साथ सबको उन्होंने एडजस्ट किया, जिससे वर्कर बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। उसके बाद फिर देखने में ये आता है कि 3 साल उन्होंने गवर्नमेंट में रहे, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वर्कर को वो रिस्पेक्ट या वो इज्जत नहीं दी गई जो कि खान साहब को देनी चाहिए थी। जो खान साहब के पुराने साथी थे 20-22 साल, जिन्होंने खान साहब के साथ गए, उनको बुरी तरीके से नाराज़ किया गया। ये बात वहाँ से अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह फिर जैसे आजम खान साहब ने, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी वो आल इन हाल थे, वो जो कह देते थे वो हरफ आखिर हो जाता था। जो उनके पुराने लोग कहते थे, उन्होंने सियासी बसीरत रखने वालों ने उनकी बात नहीं मानी, जिसका वो खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। फिर 9 मई का इंसिडेंट हो जाता है। 9 मई के इंसिडेंट के बाद खान साहब जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद पार्टी के अंदर अभी देखने में आ रहा है, पिछले 1-2 माह से एक आवाज़ उठना शुरू हुई है कि जो लोगों ने 8 फरवरी को भारी अक्सरियत से लोगों को मैंडेट दे के असम्बलियों में भेजा है, ये लोग उस तरह खातर ख्वाह वो एफर्ट नहीं कर रहे जो कि करनी चाहिए। अब इमरान खान साहब को बाहर निकालने की एफर्ट है वो भी नहीं हो रही, ना पार्टीज को कॉल दे रहे हैं, जिसके ऊपर बुरी तरीके से तनकीद की जा रही थी। उमर अयूब जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, शिबली फराज साहब के ऊपर बुरी तनकीद होती है, और पार्टी के अंदर कुछ ऐसी लोग बैठे हैं जिनके ऊपर बुरी तरीके से तनकीद की जाती है कि आप सिर्फ जो है वो एक कानून की जो है वो चीज़ें खेल रहे हैं और आपको मूवमेंट नहीं ला रहे, जिसके बायस हम खान साहब के लिए को बाहर ला सकें या खान साहब के लिए कुछ कर सकें। तो इसके ऊपर जो है ना ये क्लियर मौक़िफ़ जो है वो अभी तक नहीं दे सके थे। फिर सेनेट की सीटों का मामला आया, जब सेनेट की सीटों की हुई, फिर टिकटों की बंदर बांट के मामले में भी देखा गया कि बहुत सारी चीज़ों को फिर से कारकुनों को निगलेक्ट और वो किया गया। अब 9 मई के बाद आप देखें, जिन कारकुनों ने मारे खाई, जो जेलों में हैं और जिन्होंने तकलीफें काटी, बच्चों जवान बच्चे हैं माँ बाप के, और उनके पीछे आज तक कोई पुरसान हाल लेने तक नहीं जा रहा और उनसे पूछने तक उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही किसी फोरम पे कि वो जो 5-6 हज़ार बच्चा हमारा या नौजवान जेलों में पीटीआई की खातर जल रहा है। कि असम्बली में आपने देखा, क्या पंजाब असम्बली में, क्या केपी असम्बली में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, जहाँ केपी में जो लोग गिरफ्तार हुए उनके लिए उन्होंने कोई एफर्ट नहीं, कुछ भी नहीं किया गया। इसी तरह आप देखें कि वफाक की असम्बली के अंदर भी कोई मूवमेंट उनके लिए नहीं लाएगी। तो इससे
कारकुनों के अंदर एक बहुत ज्यादा गम गुस्सा पाया जाता, जिसपे वो तनकीद करते थे, बार बार तनकीद का निशाना इनको बनाते थे कि आप लोग क्यों नहीं ऐसा कर रहे। अब आप देखेंगे जैसे केपी में खान साहब की अपनी गवर्नमेंट है, उनके अपने बड़े दबंग किस्म के जो है ना वो चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं जो सिर्फ बयानात से काम लेते हैं। आप देखें जो कि 9 मई में जिन लोगों के जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी थी, जिनमें IG KP के है, सेक्रेटरी के जो है वो चीफ सेक्रेटरी KP के है, और जितने भी DPOs थे, DCs थे, कोई तबादले किसी के नहीं की गई। वही चीज़ों को लेकर वो साथ चल रहे हैं, उन्होंने कोई अपनी नई टीम नहीं लाई। तो इससे क्या इशारा मिलता है कारकुनों को? कारकुन जो PTI के नजरियाती लोग हैं उनमें एक शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है कि एक ऐसा क्या ये हो क्या रहा है, हमारे साथ ये हो क्या रहा है। वही लोग आज उन्हीं जगहों पे, उन्हीं सीटों पे भी बैठे हैं और वही लोग सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये एक उमर अयूब साहब का इस्तीफा आप जायज समझते हैं? मेरे ख्याल से जिस तरीके से अगर उन्होंने किया है, तो अगर इतनी तनकीद हो रही थी, जैसे कि लास्ट ये इस्तीफा आया क्यों, लास्ट टाइम जब ये इद्दत केस का जो फैसला था जब वो आया तो कचहरी में, तो कारकुनों ने बाकायदा उनके ऊपर हमला कर दिया, उनको बुरी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। अगर वो बर वक्त फांसी की ज़मानत लेके वहां से निकलते नहीं तो ये साफ नजर आ रहा था कि उनको बुरी तरीके से तशद्दुद भी किया जाता। और वो कौन लोग थे? वो बाहर के कोई लोग नहीं थे, वो इस दफा जो है ना वो कोई मतलब है वो ट्रांसजेंडर नहीं थे, वो उनके अपने वर्कर्स थे, ठीक है। और अपने वर्कर्स ने उनके साथ ऐसा किया कि आप गलत कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने अगर इस्तीफा दिया तो वो आपको लगता है कि दिस विल मेक एन कोई भी इफेक्ट होगा इस चीज का, या ये सिर्फ एक इस्तीफा हो गया और कुछ नहीं किया और बस साइडलाइन हो गए? नहीं, ये साइडलाइन तो हो गए, लेकिन अगर इनकी जगह कोई अच्छा पार्टी का कारकुन या कोई ऐसा नजरियाती आदमी ऊपर होता है तो फिर उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो प्रेशर, देखें ये पॉलिटिक्स होती है प्रेशर गेम जो है ना वो अभी तक PTI पार्लियामान के अंदर नहीं सस्टेन नहीं कर पा रही, बना ही नहीं पा रही, प्रेशर बिल्टअप ही नहीं कर पा रही। तो अब देखें नया कौन सेक्रेटरी जनरल आता है, नई पॉलिसीज क्या बनती हैं, आगे देखते हैं। और पार्टी में वो लगता है एक्सेप्ट करेगी इनका इस्तीफा, या मेरे ख्याल से उन्होंने जब रिजाइन दे दिया तो कुछ लोगों ने बीच में जैसे असद कैसर और कुछ लोगों ने उनकी हिमायत की कि जी इनका इस्तीफा कबूल नहीं होना चाहिए, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां की, लेकिन कारकुन और ये लोग जो है सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। देखें लेट्स सी क्या होता है। और शेर अफजल साहब का जो मुतालबा है शिबली फराज साहब से कि वो भी देखें शेर अफजल साहब, देखें मेरी बात सुनिए, शेर अफजल साहब जो है ना वो एक बुनियादी कारकुन है और एक दबंग किस्म की बातें करने वाले हैं। सियासत में दबंग किस्म की बातें जो हकीकत में बात करता है वो बेचारा हमेशा तनकीद का निशाना भी रहता है। जैसे कि अब बेसिकली ये जो मामला ये शेर अफजल साहब ने जो भी कहा है कि उमर अयूब ने इस्तीफा दे दिया तो अब शिबली फराज भी इस्तीफा दे, तनकीद है इन लोगों के ऊपर कि ये कुछ नहीं कर सके और ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं बजाय कि पार्टी को फायदा देने के। ये अपनी पसंद नापसंद की जो है ना वो बातें करते हैं और अपनी जो है वो जाती राय को जो है वो पार्टी की राय के ऊपर जो है वो तरजीह देते हैं। तो इस बुनियादों के ऊपर ये तो शेर अफजल मरवत साहब ने भी कई दफ़ा कहा और भी पार्टी के लोग जैसे शंदाना गुलजार ने भी कहा, बहुत से लोग जो है इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि तमाम जो मामलात शुरू हुए पार्टी के अंदर ग्रुपिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये कहा जा रहा है कि शेर रफीदी साहब की एक स्पीच हुई जिसके बाद से ये एग्रेशन सामने आया और ये रेजिग्नेशन तक के मामला सारे जो है वो चलना शुरू हुए। आपको क्या लगता है मामला कैसे शुरू हुआ और किस तरह से आगे चलनी है? शेर रफीदी साहब ने एक असेंबली के अंदर फ्लोर के ऊपर एक स्पीच की थी कि शायद ये मेरा आखिरी दिन हो और उन्होंने उसमें बड़े गम गुस्से का इजहार किया था। देखें जब भी कोई चीज़ दब रही होती है ना, आप कुछ जुल्म होता है तो आप उसको पीते रहते हैं तो जो पहला आदमी स्टैंड लेके उसके बाद फिर उसके पीछे वो जितने भी उसके हम ख्याल लोग होते हैं वो जमा हो जाते हैं उसके उस जुल्म के शिकार लोग जो होते हैं वो उसको। तो ये शहरियार अफरीदी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये पहली स्पीच की और उसके बाद बहुत से लोग, मैंने यहाँ तक सुना कि शेर अफजल मरवत साहब, शंदाना गुलजार और बहुत सारे और MNAs ने उनको कहा कि आपने इस्तीफा दिया तो हम भी इस्तीफा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पार्टी के लिए जो है ना वो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि पार्टी के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं। शहरियार अफरीदी साहब की एक तकरीर भी मेरे आंखों के सामने से गुजरी थी जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर मुनाफिकीन मौजूद हैं जो कि खान के लिए उस तरह की एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि उनकी स्पीच के बाद ये सारी मूवमेंट शुरू हुई और वो मूवमेंट इस हद तक ऊपर गई कि उमर अयूब साहब के ऊपर कल अटैक हो गया और उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब आगे देखेंगे शिबली फराज साहब क्या करते हैं। मुझे जो अगला नंबर नजर आ रहा है, जो लोगों के अंदर कारकुनान के अंदर एग्रेशन पाया जा रहा है और सोशल मीडिया टीम खासकर इन तमाम ओहदेदार जिसमें उमर अयूब हो गया, अहमद अजहर हो गया, गौर हो गया, बैरिस्टर गौर हो गया, बुरी तरीके से जो है ना इनके ऊपर तनकीद कर रही है और वो इनको इसका अहल नहीं सकती जिन ओहदों पे ये बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी डिफरेंट ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पर एक डिफरेंट सपोर्ट इमरान खान साहब के हक में जो है वो नजर आ रही है हमें भी। देखिए कारकुन और सोशल मीडिया टीम एक पेज पर है और कुछ
पार्लियामान के अंदर लोग भी हैं, उनका एक अपनी है कि हम वो मूवमेंट नहीं कर रहे, लेकिन जो पार्टी के सीनियर ओहदेदारान हैं, मैंने फिर नाम पहले बताया, जिनमें बैरिस्टर गौर, शबली फराज थे, उमर अयूब साहब थे, और इसी तरह माद और ये दूसरे तीसरे जितने भी बड़े लोग हैं, इनके ऊपर और तरह की तनकीद हो रही है कि ये इसके अहल नहीं हैं जो ये कर रहे हैं। इनको ये मूवमेंट करनी चाहिए, वर्कर्स को कॉल देनी चाहिए, लोगों को निकालना चाहिए, और वो इससे अवॉइड कर रहे हैं। तो ये एक इनके अंदर कश्मकश चल रही है, जिसकी वजह से एक जो है ना वो पार्टी के अंदर जो है वो ग्रुपिंग हो रही है। सेकंड टॉपिक है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में फैसल वाडा साहब और मुस्तफा कमाल साहब की जो है वो माफ़ी कबूल कर ली है, और उनको ये हिदायत दी कि नेक्स्ट टाइम से आप लोगों ने एहतियात भी करनी है। और इसके बाद उन्होंने अदालत के अहाते के अंदर ही सजदा भी किया फैसल वाडा साहब ने। क्या लगता है आपको जो फैसला सामने आया इन टर्म्स ऑफ लीगल, उस पर राइट है, ओके है कोई इसमें? इस फैसल वाडा साहब के केस के अंदर में चीफ जस्टिस साहब जो है उनको मैं काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक बात को एक्सेप्ट की कि तनकीद करना आपका हक है, और वहाँ पे हमारे पर भी तनकीद कर सकते हैं, कि यानी कि हम भी किसी गलती से मुबर्रा नहीं है, इंसान है, गलती हो सकती है, आप तनकीद कर सकते हैं। बेसिकली फैसल वाडा साहब का क्लेम क्या था, वो क्या कहना क्या चाह रहे थे कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ फराहम नहीं कर रही है, बराबर इंसाफ नहीं है, जिस पे उन्होंने बहुत सारी मिसाल देते हुए ये भी कहा कि भुट्टो साहब की फांसी को आपने कह दिया कि जी वो गलत थी, तो क्या आपने उस जज को की कब्र पे या उस जज को अलामती फांसी दी? क्या आपने उस डिक्टेटर को जो उस वक्त मौजूद था उसको कोई अलामती इबरत का मकाम बनाया? सिर्फ एक फैसला दे देना किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म करके, तो क्या ये जायज़ है? अब आप देखें, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारी अदालतों पर बहुत अरसे से उठ रहा है, और पब्लिक करती है कि यहाँ इंसाफ का दोहरा मयार है, दो तरह का मयार है, एक गरीब के लिए और एक अमीर के लिए, एक पावरफुल के लिए और एक दूसरों के लिए। अब आप देखें इसी तरह आप देखें इसी अदालत ने 100 मोटो लेते हुए 2 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को घर पे भेजा, जिसमें यूसुफ गिलानी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 साल बाद अगर ये फैसला आ जाए कि जी ये भी फैसला गलत था, लेकिन आपने एक बंदे की पूरी जो मेहनत है उसको डिफेम करके उसको घर भेज के आपने उसको इल्जाम लगा दिया, और उसके बाद आप कहते हैं जी हमारा फैसला गलत था। तो इसके ऊपर आपको अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा कि कब तक ये चलेगा, कब तक आप लोग इस तरह करेंगे। अगर आपके खिलाफ कोई तनकीद करेगा तो आप उसको नोटिस देके बुला लेंगे, आप चैनल्स को बुला लेंगे, ठीक है, ये आपका राइट है, कंटेम्प्ट करने का राइट है, लेकिन आपको अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा और आपने अपने सिस्टम को ठीक करना है। लोगों को बुलाकर उनको डांटने से बेहतर है कि आप अपनी जुडिशियल रिफॉर्म्स लाएं और लोगों को इंसाफ फराहम करें, ताकि लोग जो हैं वो आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। तो आपको लगता है कि इस केस के बाद जो पुराने केसेस हुए तौहीन अदालत वाले, वो मतलब देखिए तौहीन अदालत केस में मोस्टली जो है ना 90% जो है ना, जब वो बंदा आके अपोलोजाइज कर लेता है तो उसमें माफी कबूल हो जाती है, लेकिन ये भी देखना पड़ जाता है कि वो माफी मांगने वाला शख्स कौन है। अगर तो वो किसी फेवरेबल उसमें आ जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात गरीब के साथ शायद ऐसा ना हो, कोई माफी नहीं होती है शायद तो आई थी। मेरे नज़दीक ऐसा है कि मेरी राय है कि गरीबों के साथ या जो उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो इस केस को बुनियाद बना के आगे फर्दर हमें कोई बेनिफिट हो सकता है कि आगे इस तरह के केसेस आए? देखिए ये सारा डिपेंड करता है उस कोर्ट के ऊपर, जिस कोर्ट के या जिस जज वो क्या कहता है। देखिए अगर मेरे साथ कोई जुल्म हुआ या मेरे साथ किसी को ज्यादती की और अगर मैंने माफ कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोर्ट है, उसकी अपनी शिक्षा है, उनकी अपनी थिंकिंग है, हर जज की अपनी थिंकिंग होती है, वो उसके हिसाब से फैसला करता है। तो ये उससे रिलेटेड जो है ना वो है। तो आपको लगता है इसका कोई पैरामीटर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए? वैसे देखिए पैरामीटर सिर्फ एक इस केस में नहीं, बहुत सारे केस में बहुत सारे पैरामीटर्स की अभी भी जरूरत है, सिर्फ रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को आज टाइम दिया। नाज़रीन मजीद टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे, बट तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आज़ाद डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।